गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 के बच्चे ध्यान दें। अभी तक जो इनको वीडियो इनके पास पहुंची थी उनमें जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ ये बताया गया। आज हम उनको जो है इटली के एकीकरण यानी कि इटली के एकीकरण में जिन व्यक्तियों ने योगदान दिया उन व्यक्तियों के बारे में हम आपको बताएंगे कि उन व्यक्तियों ने क्या क्या योगदान दिया। सबसे पहले इनमें जो है जियोसेपे मेत्सनी जो 1830 के दशक के दौरान एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए जियोसेपे मेत्सनी ने एक कार्यक्रम तैयार किया। उन्होंने 2 भूमिगत समाजों का गठन किया। पहला मार्शल्स में युवा इटली और दूसरा बना युवा यूरोप। मर्टनिक ने उन्हें हमारे सामाजिक आदेश का सबसे बड़ा दुश्मन बनाया। और फिर इनमें जो है योगदान देने वाला काउंटली कैब्लो डी काबूर था। इटली के एकीकरण में प्रमुख मंत्री काबूर की कूटनीति बहुत अधिक योगदान था, जो 1852 से 1860 ईस्वी तक पीटमान के मंत्री बने रहे। इसके पास फिर जियोसेपे गैरिबाल्डी, ये भी इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति था। 1833 ईस्वी में मेत्सनी की मुलाकात की और यंग इटली के आंदोलन में शामिल हो गया। 1834 में पीटमांड में गणतंत्रीय विद्रोह में भाग लिया और 1854 में इन्होंने इतालवी राज्यों को एकजुट करने के लिए विक्टर इनोमल द्वितीय का समर्थन किया। 1860 में दक्षिण इटली में एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया। इसके बाद बच्चों अब हम देखेंगे कि इटली के एकीकरण के समय घटनाएं कौन कौन सी घटी। यहाँ से हम देखते हैं कि इटली के एकीकरण के समय घटनाएं कौन कौन सी घटी। संयुक्त इटली की घोषणा 1860 ईस्वी में हुई। सेना, नियमित सैनिकों, सशस्त्र स्वयंसेवकों ने दक्षिण इटली और 2 सिसिलियन राज्य में प्रवेश किया। स्पेनिशों को किसानों को बाहर निकालने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन जीतने में सफल रही। 1861 में विक्टर इनोमल द्वितीय ने संयुक्त इटली का राजा घोषित किया गया और टस्कानी, मोडेना, फर्मा, पोप राज्यों ने सार्डिनिया से हाथ मिला लिया। मार्च 1860 तक पूरे मध्य में इतालवी राज्यों के सर्वसम्मत से पीटमांड के साथ एकजुट किया गया। रोम सार्डिनिया का हिस्सा बन गया। इस तरह इटली का अंतिम एकीकरण भी 1871 में किया गया। बच्चों इसके बाद ग्रेट ब्रिटेन का विकास किस प्रकार से हुआ। 8वीं सदी से पहले कोई भी ब्रिटिश राज्य नहीं था। 8वीं शताब्दी से पहले कोई ब्रिटिश राज्य नहीं था। ब्रिटिश द्वीपों में रहने वाले अंग्रेज, वेल्स, स्कॉटलैंड या आयरिश लोगों की प्राथमिक पहचान निर्जातीय थी। राष्ट्र राज्य के रूप में ग्रेट ब्रिटेन की वृद्धि नीचे दिए एक बिंदु के साथ हम क्रम रूप से अध्ययन करेंगे कि ग्रेट ब्रिटेन का विकास कैसे हुआ। अंग्रेज राष्ट्र के धन, महत्व और शक्ति में वृद्धि होने के कारण वह द्वीप के अन्य राष्ट्रों पर अपने प्रभाव विस्तार करने में सक्षम था। इंग्लैंड संसद ने एक लंबे समय से चले आ रहे युद्ध के बाद 1688 में राजतंत्र से सत्ता छीन ली। इस संसद द्वारा जिस राष्ट्र का निर्माण हुआ उसके केंद्र में क्या था? इंग्लैंड था। 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करने के लिए एक रास्ता निकाला। जो उस समय राष्ट्रों को महिला के रूप में चित्रित किया जाता था। राजा के व्यक्तित्व के लिए जिस महिला को चुना गया उसका वास्तविक जीवन से कोई विशेष महिला नहीं थी। महिला के रूप में राष्ट्र का एक रूपक बन गई। फ्रांस में महिला रूपक मरियान जर्मनिया जर्मन राष्ट्र का रूप बन गई। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। देखिए राष्ट्रवाद क्या है और साम्राज्यवाद क्या है। 19वीं शताब्दी के अंत तक राष्ट्रवाद अपने आदर्शवादी, उदारवादी, जंत्रिक स्वभाव बनाए रखने में असफल रहा। इस अवधि के दौरान राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के साथ असुर बन गए और युद्ध शुरू करने के लिए तैयार थे। बच्चों देखिए साम्राज्यवाद क्या है। साम्राज्यवाद से आशय है
भूमिगत विस्तार से, यानी कि जो देश होते हैं, ये देश अपने राज्य का जब भूमिगत विस्तार करते हैं, अपने क्षेत्र का विकास करते हैं, अपने साम्राज्य को बढ़ाते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? साम्राज्यवाद कहा जाता है। साम्राज्यवाद कहते हैं। बाल्कन यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत। बाल्कन में किस प्रकार से राष्ट्रवादी तनाव बना, यानी कि बाल्कन में राष्ट्रवाद को बढ़ावा कैसे मिला? बाल्कन भौगोलिक और जातीय भिन्नता का एक क्षेत्र था जिसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, फ्रांस, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो शामिल थे, जिनके निवासियों को स्लाव के रूप में जाना जाता था। बाल्कन तुर्क साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र तीव्र संघर्ष का क्षेत्र बन गया। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी बाल्कन के ऊपर अन्य शक्तियों को कम करके अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए उत्सुक थे। इसके क्षेत्र में अनेक युद्ध हुए। अंततः विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। तो इसके बाद फिर हम देखते हैं कि मरियान क्या है? या फ्रांस की राष्ट्रीय भावना के रूप में एक छवि नारी थी, जिसकी छवि सिक्कों एवं डाक टिकटों में अंकित थी। जर्मनिया क्या था? यह जर्मन राष्ट्र के रूप का नारी थी। क्रांति क्या है? अचानक उत्पन्न होने वाली घटना जिसके द्वारा सरकार या शासन में परिवर्तन लाया जाए, उसको हम क्या कहते हैं? क्रांति कहते हैं। बच्चों देखिए कि गणतंत्र क्या है? गणतंत्र का मतलब होता है ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें राज्य का प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाए। रूपक क्या है? जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता मुक्त किसी व्यक्ति या किसी वस्तु द्वारा इंगित किया जाता है तो रूपात्मक कहानी के दो अर्थ होते हैं, शाब्दिक एवं प्रतीकात्मक अंग। देखिए बच्चों, इसमें क्या है? कुछ ऐसे शब्द आए हैं जैसे निरंकुशवाद। निरंकुशवाद क्या है? ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसका सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना होता है, उसको हम क्या कहते हैं? निरंकुश कहते हैं। तो यहाँ से कई प्रश्न बनेंगे। इन प्रश्नों को आप जो है लिख लीजिएगा, जैसे कि इटली के एकीकरण में किन किन लोगों ने योगदान दिया, ग्रेट ब्रिटेन का विकास किस प्रकार हुआ। इसके बाद अगले वीडियो में आपको जो है और आगे पढ़ाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।